अब देखिए, अमर उजाला द बोनिस की विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के कुछ सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। विमल पंडिता जम्मू से हैं। इनका कहना है, ये पूछ रहे हैं कि क्या किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति भी फायर इंश्योरेंस ले सकता है? बिल्कुल विमल जी, अगर आप किराए के घर पे भी रहते हैं तब भी आप उसका बीमा करा सकते हैं। उसके अंदर चाहे आपके वो अपना फर्नीचर हो, अपना आपका सामान है, आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जो आपका मकान मालिक है, जब वो आपको मकान देता है तब भी वो यही उम्मीद करता है कि कल को जब आप वो किराए का घर छोड़ेंगे तो आप उसको उसी पोजीशन में वापस करेंगे जिसमें उसने आपको दिया था। अगर कल को आपके रहने की वजह से वहां पे आग लग जाती है या बिल्डिंग या घर को डैमेज होता है तो आप जरूर फायर इंश्योरेंस के अंदर अपने घर का नुकसान का क्लेम ले सकते हैं। और आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये किराए का घर है, क्योंकि जब कल क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगेगी कि आप बताइए कि ये आपने बिल्डिंग कब बनाई थी या सामान कब लिया था। उसके अंदर वो क्लैरिटी रहेगी तो आपको क्लेम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अगर आपका घर खुद का नहीं है, आप किराए के घर पर रह रहे हैं, तो भी फायर इंश्योरेंस वैसे ही काम करेगा। तब भी आप फायर इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। मुंबई से संदली कपूर पूछ रहे हैं कि अगर घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो क्या ये बीमा हमें कवर करेगा? बिल्कुल, जो हमारा फायर पॉलिसी होता है, जो हम घर या अभी घर की अगर आप बात करें तो गृह रक्षा पॉलिसी है। शॉर्ट सर्किट एक बहुत बड़ा मैक्सिमम पॉलिसीज के मैक्सिमम क्लेम्स जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट की ही वजह से होते हैं, और शॉर्ट सर्किट बिल्कुल कवर होगा पॉलिसी के अंदर। बिल्कुल। तो शॉर्ट सर्किट भी देखिए पॉलिसी के अंदर कवर होगा। सर, एक और सवाल हम लेते हैं। कानपुर से अभिषेक आनंद हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर मकान पर पहले से होम इंश्योरेंस है तो क्या फायर इंश्योरेंस अलग से जरूरी है? देखिए, होम इंश्योरेंस जो होता है वो एक पैकेज प्रोडक्ट है। तो होम इंश्योरेंस के अंदर आपको फायर मिलेगा, बर्गलरी मिलेगा, कल को चोरी हो गई, थेफ्ट हुआ, या किसी का पर्सनल एक्सीडेंट हुआ, या आपका उसके अंदर कोई और पब्लिक लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी आपके घर की वजह से किसी थर्ड पार्टी को बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन सबको मिला के एक हम होम इंश्योरेंस कहते हैं। तो फायर इंश्योरेंस एक पार्ट है होम इंश्योरेंस का। आप चाहे तो पैकेज पॉलिसी ले सकते हैं, आप चाहे तो सेपरेटली एक फायर पॉलिसी भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। सुमित बत्रा की जो कहानी हम लोगों ने शुरुआत में आपको सुनाई, वो असल में कहानी किसी की भी हो सकती है। आग कभी भी किसी भी सिचुएशन में लग सकती है। अनसर्टेनिटी का कोई वक्त नहीं होता है। ऐसे में जो है वो फायर इंश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कौन सा फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए, कंपनी कौन कौन से प्रीमियम से यहाँ पर प्रोवाइड करती है, फायर इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम दे रही है, ये हम आपको इस एक चार्ट के जरिए जो है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि 1 करोड़ का घर है और 30 लाख रुपए का सामान इसमें रखा हुआ है, जिसमें फर्नीचर्स हो सकता है, फिटिंग्स हो सकती हैं और भी अलग अलग सामान हो सकते हैं। तो उसकी वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए है। तो 1 करोड़ का घर और 30 लाख का सामान, इसके लिए अलग अलग कंपनीज क्या प्रीमियम लेती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर 10 साल के लिए 24,544 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर लेती है। उसके बाद चोलामंडलम की अगर बात करें तो यहाँ पर 26,845 रुपए का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। रिलायंस जनरल की अगर बात करें तो यहाँ पर 31,524 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इस इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 32,720 रुपए का आपको यहाँ पर प्रीमियम देना पड़ेगा फायर इंश्योरेंस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई जनरल जो है वो 32,795 रुपए यहाँ पर प्रीमियम लेता है इस फायर इंश्योरेंस के लिए। तो फायर इंश्योरेंस अगर आप लें तो इन कंपनीज के प्रीमियम को जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज होंगी, उनको कंपेयर करें और उनके जो रिस्क होते हैं, उनमें जो फैसिलिटीज होती है, जो कवरेज होता है, वो जरूर एक बार देखें, उसके बाद अपना फैसला लें। लेकिन फायर इंश्योरेंस आप जरूर लें। ओवर टू यू अंजलि।
बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने विस्तार पूर्वक ये बताया कि अलग अलग कंपनियां कितना चार्ज करती हैं, कितना जो प्रीमियम है वो देती हैं। इसके अलावा एक बार फिर से हम गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि तमाम ऐसी अलग अलग कंपनीज होती हैं जो प्रीमियम उनका अलग अलग रहता है, अलग अलग रेट है, तो क्या इसमें कुछ सुविधाएं हैं या कुछ एड ऑन्स अगर अपने मन से करवाना चाहें जो हमें बहुत ज़रूरत लग रही है, तो क्या वो करवा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी IRDA ने और GIC काउंसिल ने क्या किया है कि अगर हम घर के इंश्योरेंस की बात करें तो एक गृह रक्षा पॉलिसी उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कर दी है। वो उसके अंदर आपका जो मिनिमम कवर एक होना चाहिए वो गृह रक्षा पॉलिसी में रहता है। उसके अलावा अगर आप ऐड कुछ करवाना चाहें तो आप बेसिकली ऐड करवा सकते हैं कि आपको उसमें और किस चीज़ का इंश्योरेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्वेलरी का लेना चाहते हैं या आप अपने किसी पेट का इंश्योर करना चाहते हैं, साइकिल इंश्योर करना चाहते हैं, या आपके जो घर पे लोग काम करते हैं और उनके तरफ आपकी जो लाइबिलिटी रहती है क्योंकि उनकी सुरक्षा भी आपके हाथ में है और वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप वो भी इंश्योर कर सकते हैं। सर, कई बार लोग बीमा तो ले लेते हैं, अब ये लेना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका क्लेम प्रोसेस कई बार ऐसा होता है लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, और ख़ास तौर पर इसकी जो रिपोर्ट है कब उन्हें देनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर हम कभी भी ये जो पॉलिसी लेते हैं हम इसलिए लेते हैं ताकि कल को अगर क्लेम हो तो हमें दिक्कत ना आए और हमारा जितना नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर दे। तो ये क्लेम लेने का जो प्रोसेस है ये शुरू होता है तभी से जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट प्राइस जो आपको दे रहा है या जो सबसे कम प्रीमियम जिसने दिया है वो सारे कवर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो मेरी मैं ये सुझाव देता हूं कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपाए ना। एक इंश्योरेंस के अंदर बेसिक कंसेप्ट होता है अटमोस्ट गुड फेथ। जब आप बीमा कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं, सपोजिंग हम इधर फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ठीक ठीक सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि हमारे बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, हम वो रेजिडेंशियल यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बीमा कंपनी आपको बीमा करके दे रही है वो एक घर का दे रही है, लेकिन कल को आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उस घर में अगर आपका सिर्फ रेजिडेंशियल एक्टिविटी है या अगर आप कोई कारखाने की बात करें या फैक्ट्री की बात करें या गोदाम की, तो आप उसमें सही चीज़ इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि उसमें क्या कवर्ड है, आप क्या काम करते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए लोग गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और उसी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो ये तो हुई बात जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्लेम के समय पे सबसे पहली चीज होती है कि यू एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड। आपको अपना घर है, अगर कल को नुकसान हो रहा हो तो आप उसको बचाने के लिए जो जो स्टेप्स ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा पैसा पे कर देगी। ये ठीक चीज नहीं रहती। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड। दूसरा, इमीडिएट फायर ब्रिगेड को रिपोर्ट करें, फायर डिपार्टमेंट को करें, पुलिस को इंटीमेट करें, और जितना भी उसके अंदर जब इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है, जो भी उनके सवाल होते हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आग से पहले उस पर्टिकुलर घर में क्या था, कैसा था, कितना सम इंश्योर्ड था, और उस बेसिस पे क्लेम सेटल होता है।